नमस्कार, मैं नीतू, क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन चैप्टर नंबर 3, इसकी हम एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं जिसमें हमने 3 पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें लिंग संगठन, लिंगानुपात, आयु, लिंग संरचना प्रमुख थे। आज हम आयु लिंग पिरामिड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिरामिड क्या होता है, जनसंख्या पिरामिड की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको कैसे दर्शाया जाता है आदि के बारे में। तो सबसे पहले आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्ग की स्त्री और पुरुषों की संख्या से होता है। जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड से हम समझ जाते हैं कि स्त्री और पुरुषों की संख्या वहाँ पर कितनी है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दिखाने के इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर भी हम पिरामिड का प्रयोग करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आयु में आयु लिंग संरचना क्या है, मतलब कि कितनी कितनी उम्र की जनसंख्या वहाँ पर किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। जिस भी विशेष क्षेत्र का भी पिरामिड हम देखते हैं। पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाती है। जब हम पिरामिड देखते हैं और उसकी आकृति देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि पिरामिड की इनकी विशेषताएं क्या हैं, मतलब वहाँ पर कितनी जनसंख्या है और किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। जैसे हमने आयु लिंग संरचना में पढ़ा था 0 से 14, 15 से 59 और 60 से अबव। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी पिरामिड को देखते हैं तो हम उस पिरामिड को देखकर समझ जाते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसकी आयु कितनी है, किस आयु वर्ग विशेष में वो उस देश या उस क्षेत्र की जनसंख्या अभी है, कितने लोग कार्यशील हैं, कितने लोग डिपेंडिंग हैं। तो वो सभी चीज़ों को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिरामिड का। आगे है, पिरामिड को 3 प्रकार से दर्शाया जाता है। सबसे पहले है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या का मतलब है जब हमारी जनसंख्या बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इस तरीके की जो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है उसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुज देखने के जैसी आकृति होती है। और इस प्रकार की आकृति अल्प विकसित मतलब कम विकसित देशों में देखी जाती है या पाई जाती है। वहाँ पर जहाँ पर वह क्षेत्र जहाँ पर अल्प विकसित देश होते हैं, जिसकी आकृति जनसंख्या पिरामिड की आकृति त्रिभुजाकार होती है, वहाँ पर अक्सर जन्म दर ऊंची होती है, जिसके कारण निम्न आयु वर्ग की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अगर जन्म दर ऊंची होगी तो 0 to 14 के जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा पाए जाएंगे। और इस प्रकार की जनसंख्या कैसी होती है, मोस्टली डिपेंडिंग जनसंख्या होती है। अब हम आपको इस विस्तरित होती जनसंख्या का पिरामिड दिखाएंगे कि जो त्रिभुजाकार पिरामिड होता है वो किस प्रकार का होता है और कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, विस्तृत होती जनसंख्या। इस प्रकार की जो जनसंख्या है वो मैक्सिको और बांग्लादेश में पाई जाती है, जिसका आधार बिल्कुल चौड़ा होता है। इट मीन्स यहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब आयु बढ़ती जाती है, तो इसकी जो आकृति है वो शंक्वाकार या बिल्कुल पतली होती जाती है, जो हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी संख्या कम पाई जाती है। दूसरा है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का मतलब है जब जनसंख्या न तो ज़्यादा बढ़ती है और ना ही ज़्यादा घटती है, एक तरह से स्थिर हो जाती है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें जनसंख्या में नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो पिरामिड बनता है वो घंटी के आकार का बनता है, मतलब ऊपर से नीचे तक एक जैसा सा होता है, ना ज़्यादा चौड़ा होता है और ना ही कहीं से ज़्यादा पतला होता है। तो स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड बनता है वो घंटी के आकार का बनता है। यहाँ पर जन्म दर और व मृत्यु दर लगभग समान होती है। जितनी जन्म दर होती है उतनी ही मृत्यु दर भी होती है, मतलब जितने बच्चे जन्म लेते हैं उतने ही व्यक्ति मर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका एक अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। माना जाता है कि हरियाणा की जनसंख्या और ऑस्ट्रेलिया पूरे देश की जनसंख्या बराबर है। इट मीन्स इंडिया का एक स्टेट, एक राज्य और
ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा महाद्वीप, ये पूरा का पूरा देश, उसकी जनसंख्या क्या दोनों की बराबर है। तो स्थिर जनसंख्या क्या होती है? एक ही जगह पर जनसंख्या का स्थिर हो जाना, ज़्यादा बढ़ावा या ज़्यादा घटाव नहीं होता है जनसंख्या में, या ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब हम आपको स्थिर जनसंख्या का एक पिरामिड दिखाएंगे। ये देखिए स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आधार है, मतलब जो नीचे की तरफ अगर ये वाला हिस्सा है वो भी बिल्कुल पतला है, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, एक जैसा ही हमें ये दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है उसे हम घंटी आकार का पिरामिड कहते हैं। वो कहाँ का पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का पाया जाता है। अब है ह्रासमान जनसंख्या। इस प्रकार की जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या को दर्शाने वाला पिरामिड आधार से संकीर्ण होता है। आधार से संकीर्ण होने का मतलब होता है बच्चों की संख्या यहाँ पर कम पाई जाती है। बच्चे कम होने के कारण इस पिरामिड का जो आधार है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। यहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वो कम जन्म दर और कम मृत्यु दर को दर्शाता है। इस प्रकार के देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य व ऋणात्मक होती है। जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, जहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है, उन प्रदेशों की जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो शून्य होती है या माइनस में होती है। एक अच्छा उदाहरण इसका जापान है। अब हम ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड दिखाएंगे। ये देखिए ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। आप देखोगे यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो आधार है वो बहुत ज़्यादा पतला है। तो इस प्रकार का की जनसंख्या का जो पिरामिड होता है वो ह्रासमान जनसंख्या को दर्शाता है। तो आपको तीनों समझ आ गए होंगे। जनसंख्या पिरामिड के 3 प्रकार से दर्शाया गया। फर्स्ट है विस्तृत होती जनसंख्या, सेकंड है स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या। अब हम आगे ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को किस आधार पर बांटा जाता है, किस आधार पर हम उनके अंदर डिफरेंसेस करते हैं, अंतर करते हैं कि ये गांव है और ये नगर है। सबसे पहले निवास स्थान। किसी भी व्यक्ति का निवास स्थान यह दर्शाता है कि वो गांव में रहता है या स्थल में नगर में रहता है। तो ग्रामीण और नगरीय संगठन में निवास स्थान के आधार पर दिखाया जाता है या अंतर किया जाता है, ये ग्रामीण है और ये नगरीय है। सबसे पहले होती है सामाजिक दशाएं। गांव की सामाजिक दशाएं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं नगरों की सामाजिक दशाओं से। मतलब सोसाइटी किस तरीके की है, लोग किस तरीके के हैं, उनकी सोच कैसी है, उनका रहने का तरीका कैसा है, वो सभी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं गांव और नगरों के लोगों में। व्यवसायिक संरचना अलग होती है। गांव के लोग अलग तरीके के कामों में लगे होते हैं, जैसे प्राइमरी खेतीबाड़ी करना, पशुपालन करना, इस तरीके के कामों में संलग्न होते हैं। दूसरी तरफ नगरीय जनसंख्या होती है वो द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं। वहाँ पर कंपनियों में काम करना, पढ़ाई करना, टीचिंग करना या दूसरी और तीसरी तरह के व्यापार करना, इस तरीके की जो क्रियाएँ होती है वो वहाँ पर पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है। मतलब बहुत बड़े खुले क्षेत्रों में कुछ लोग पाए जाते हैं। इसके कंपेयर टू अगर हम नगरों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया पाया जाता है, ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है। विकास के स्तर की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट होता है, विकास का स्तर होता है वो बहुत ही कम होता है, लो लेवल का होता है। यहाँ पर कम एजुकेशन, कम नौकरियाँ और कम व्यवसाय के साधन होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नगरों में जाते हैं तो अच्छी फैसिलिटी मिलती है हमें, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, अच्छी नौकरियाँ हम वहाँ पर पा सकते हैं। लास्ट है प्राथमिक क्रियाएं। यहाँ पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती हैं, प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि पशुपालन करना और खेतीबाड़ी करना आदि प्रमुख क्रियाएं हैं। नगरीय जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है।
तो इस तरीके से ग्रामीण नगरीय संगठन को भी अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर। आगे है साक्षरता। साक्षर जनसंख्या का अनुपात उस देश की सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। जहाँ की साक्षरता अधिक होती है, हम उस देश का अनुमान लगा लेते हैं कि वो देश कितना विकासशील है, कितना विकसित है, किस तरीके की स्थिति वहाँ पर पाई जाती है, उनका डेवलपमेंट क्या है, मतलब डेवलपमेंट का लेवल क्या है, सूचक क्या है विकास का। क्योंकि इससे देश की रहन सहन किस स्तर का पता लगता है कि अगर कोई भी देश साक्षर होता है तो हम समझ जाते हैं कि साक्षर देश के जो रहन सहन की स्थिति होगी वो अच्छी होगी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पता चलता है साक्षरता से, शैक्षणिक सुविधाओं का पता चलता है, आर्थिक विकास के स्तर का पता चलता है। जहाँ पर साक्षरता या एजुकेशन अच्छी होती है वहाँ पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलती है, कंपेयर टू वो क्षेत्र जहाँ पर एजुकेशन बहुत ही कम होती है, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ पर शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता होती है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है बच्चों को। अगर हम आर्थिक विकास की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो उसका भी लेवल अच्छा पाया जाता है, उच्च स्तर का पाया जाता है। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर। ये हमारे थर्ड चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।